रणवीर ने जैसे ही कंबल हटाकर सामने बैठी उस मासूम सी लड़की को गौर से देखा, उसके शब्द सुनकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया, मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। साक्षी पूरी गंभीरता और भोलेपन के साथ उससे पूछ रही थी कि वह बच्चा कैसे पैदा करेगी, क्योंकि उसे तो अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। यहाँ तक कि एक साधारण सा अंडा उबालना भी उसके लिए मुश्किल काम है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, आवाज में मासूमियत थी और बातों में बचपना साफ झलक रहा था। उसने अपनी सहेलियों से सुनी आधी अधूरी बातों को ही सच मान लिया था कि शादी के बाद पति पत्नी जब करीब आते हैं तो थोड़ा दर्द होता है और फिर कुछ महीनों बाद बच्चा हो जाता है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर उसी दर्द से लग रहा था और उससे भी ज्यादा उस जिम्मेदारी से, जब उसे उस बच्चे को संभालना होगा, उसे दूध पिलाना होगा, उसे पालना होगा। उसकी ये सीधी सादी और बेबाक बातें सुनकर रणवीर के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। एक तरफ उसकी ट्रेनिंग और सख्त व्यक्तित्व था और दूसरी तरफ सामने बैठी एक ना समझ डरी हुई लड़की जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। वह उसे समझाने की कोशिश करने ही वाला था कि अचानक उसका धैर्य टूट गया और उसके अंदर का सख्त अफसर बाहर आ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, इतनी तेज और सख्त कि कोई भी सुनकर डर जाए। उसने गुस्से में उसे चुप रहने की चेतावनी दे दी। उस एक पल में माहौल पूरी तरह बदल गया। साक्षी, जो अभी तक खुलकर बातें कर रही थी, अचानक सहम गई। उसकी आंखों में डर उतर आया, होठ कांपने लगे और वह घबराई हुई आवाज में पूछने लगी कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। उसका ये डर रणवीर के दिल को कहीं न कहीं छू गया। उसने उसे ध्यान से देखा, वही लड़की जो कुछ घंटे पहले तक उसकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं थी, अब उसकी पत्नी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे वह ना पूरी तरह अपना पा रहा था और ना ही उससे दूर जा सकता था। साक्षी की आंखों में भरोसा था, एक उम्मीद थी, जैसे वह चाहती हो कि रणवीर उसे अपनाए, उसे समझे, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। उसके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ने वाला एक पवित्र बंधन था, जहां प्यार अपने आप आ जाता है। उसने मासूमियत से उससे पूछ भी लिया कि क्या उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं जागी। ये सवाल रणवीर के दिल को हल्का सा छू गया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और उन भावनाओं को दबा दिया। उसके मन में कई उलझने थी, जिम्मेदारियां, समाज और सबसे बड़ा उनके बीच का उम्र का अंतर। उसने थोड़े सख्त लेकिन शांत लहजे में उसे सो जाने के लिए कहा और वादा किया कि सुबह वह उससे ठीक से बात करेगा। लेकिन साक्षी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसने डर के मारे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अकेला छोड़कर जाने से मना कर दिया। उसे वह नया घर अजनबी लग रहा था, हर कोना डरावना लग रहा था और ऊपर से कमरे में रखी पिस्टल ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया था। वह बार बार उसे डर से कांप रही थी। रणवीर ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे भरोसा दिलाया कि वह पिस्टल हटा देगा, सब ठीक है। लेकिन साक्षी की आंखों में अब भी एक ही सवाल था, क्या वह उसके साथ एक छोटा सा घर बसाएगा? क्या वह उसे अपनी जिंदगी में जगह देगा? उसकी इस मासूम इच्छा ने रणवीर को अंदर तक हिला दिया। वह उसकी तरफ देख भी नहीं पाया और नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी टाई ढीली की, गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह खुद से सवाल कर रहा था कि वह इस रिश्ते के साथ क्या करे। वह जानता था कि साक्षी अभी बहुत छोटी है, अभी कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रही है, दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई है, जबकि वह खुद 28 साल का एक जिम्मेदार और सख्त अफसर है। उनके बीच का ये फासला सिर्फ उम्र का नहीं, समझ और अनुभव का भी था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की की जिंदगी पर कोई गलत असर पड़े। वह उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता था, चाहे वह लड़की कितनी भी खूबसूरत, मासूम और सच्ची क्यों ना हो। इन सभी उलझनों, सवालों और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ वह बिस्तर पर जाकर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान चल रहा था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रणवीर को लेटे हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर अचानक तेज तेज दस्तक गूंज उठी। उसका मन हुआ कि झुंझलाकर डांट दे, लेकिन उसे पहले ही अंदाजा था कि बाहर कौन है। उसने दरवाजा खोला तो सामने साक्षी खड़ी थी। इस बार उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे ऊपर देखने की हिम्मत ही ना हो, क्योंकि शायद उसे खुद भी महसूस था कि अगर उसने आंखें उठाई तो रणवीर का गुस्सा फूट सकता है। क्या हुआ?
रणवीर ने थके और थोड़े चिढ़े हुए लहजे में पूछा। साक्षी ने धीरे से कहा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे एक कंबल मिल सकता है? उसकी आवाज में वही मासूमियत थी, वही सीधापन जिसने रणवीर को एक पल के लिए फिर उलझा दिया। वे कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, सोचते हुए कि क्या ये लड़की सच में इतनी भोली है या सिर्फ उसके सामने ऐसा बन रही है। तभी साक्षी ने हल्के से उंगलियां चटकाकर उसे होश में लाया और मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे मत घूरिए, अगर आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते तो इस तरह देखना भी बंद कीजिए। उसकी ये बात सुनकर रणवीर कुछ पल के लिए स्तंभ रह गया। फिर अगले ही क्षण वह तेजी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ टिका दिया। अब उसका चेहरा साक्षी के बेहद करीब था। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने उंगली हल्के से उसके सीने पर रखते हुए तीखे लहजे में कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। साक्षी डर से कांप उठी, उसकी सांसें तेज हो गई और उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। जबकि सच तो ये था कि वही बात उसने कुछ देर पहले कही थी, पर शायद वह भूल गई थी कि सामने उसका पति खड़ा है, कोई अजनबी नहीं। तुम पर मेरा पूरा हक है, रणवीर के मुंह से अचानक निकल गया। शायद वह खुद भी नहीं समझ पाया कि ये शब्द उसने गुस्से में कहे या भीतर छुपी किसी भावना में बहकर। साक्षी उसकी पकड़ में जैसे फंसी हुई थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश में झटपटा रही थी और उसकी कलाई पर रणवीर की मजबूत पकड़ का दबाव साफ महसूस हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए और जैसे ही रणवीर की नजर उन आंसुओं पर पड़ी, वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसने जल्दी से कंबल उठाकर उसकी ओर बढ़ाया और सख्त आवाज में कहा, ये लो और अब यहाँ मत आना। इस ठंड में अगर मेरे जज्बात काबू से बाहर हो गए तो फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाना। उसकी बात का मतलब समझते ही साक्षी घबरा गई। उसने जल्दी से कंबल उठाया और लगभग भागती हुई बाहर निकल गई। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और फिर वापस मुड़कर दोबारा रणवीर के सामने आ खड़ी हुई। अगर मैं ये कंबल ले गई तो आप क्या ओढ़ेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। अब उसके चेहरे पर डर से ज्यादा रणवीर के लिए चिंता थी। रणवीर ने हल्के से सर झटका और कहा, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। साक्षी ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, आपको तो ठंड लगती ही नहीं होगी। और ये कहकर वह चली गई। रणवीर कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा, फिर खुद से बुदबुदाया, आखिर है क्या ये लड़की? वह खुद हैरान था कि जो आदमी बड़े बड़े अपराधियों को उलझा देता है, वह एक छोटी सी भोली सी लड़की के सामने खुद उलझ गया है। उसने अलमारी से दूसरा कंबल निकाला और वापस बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार वह पूरी तरह झुंझुला चुका था। उसने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने साक्षी नहीं बल्कि निशांत खड़ा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? रणवीर ऊंची आवाज में बोला। निशांत ने कान पकड़ते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ, सब साफ सुनाई देता है, थोड़ा धीरे बोल। रणवीर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसके पीछे झांक कर देखा। साक्षी वहाँ खड़ी थी, लेकिन अब वह निशांत के पीछे छिपी हुई थी। प्लीज भाई, इन्हें बोलिए गुस्सा कम किया करें, मुझे इनके गुस्से से बहुत डर लगता है। साक्षी की धीमी आवाज सुनते ही निशांत का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में रणवीर की तरफ बढ़ा और बोला, पहले ये बता, तूने मुझसे छुपकर शादी कैसे कर ली? इतनी बड़ी बात और मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं तेरे लिए इतना गैर हो गया? उसकी आवाज में शिकायत भी थी और ड्रामा भी। रणवीर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ज्यादा नाटक मत कर, ये मेरी बीवी नहीं है। निशांत ने आंखें घुमाई और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, वाह, शादी भी कर ली, लड़की को घर भी ले आया और अब कह रहा है कि बीवी नहीं है। तो क्या ये यहाँ काम करने आई है? उसकी ये बात सुनते ही साक्षी के कान खड़े हो गए और वह तुरंत सतर्क होकर उनकी तरफ देखने लगी, जैसे पहली बार उसे एहसास हो कि उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। निशांत की बात सुनते ही साक्षी ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, निशांत भाई, एक मिनट, आपने उदाहरण बिल्कुल गलत दिया है। मैं इतनी भी घटिया नहीं हूँ कि आप मेरी तुलना काम वाली से करें। उसकी इस मासूम लेकिन साफ साफ कही गई बात पर निशांत थोड़ा झेंप गया और तुरंत हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ मेरी प्यारी बहन, माफ कर दो, वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वही रणवीर काफी देर से दोनों की बातचीत सुन रहा था और पहले तो उसने दोनों को बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्हें अंदर ही बुला लिया।
जिससे निशांत समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। रणवीर ने सख्त लहजे में पूछा, पहले ये बताओ तुमने इसे क्या बताया और इसने तुम्हें क्या बताया? निशांत तुरंत बचाव में आ गया। यार ये बात तू अपनी बीवी से भी पूछ सकता है, मुझे क्यों फंसा रहा है? और देख, मैं तुझसे शिकायत भी नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी है, तू जैसे चाहे जी, बस प्लीज वो बांस मत उठाना। पिछली बार भी तूने मेरी कमर तोड़ दी थी। उसकी इस ड्रामेबाजी पर भी रणवीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। दरअसल कुछ देर पहले जब निशांत आया था तो उसने बेल नहीं बजाई थी, बल्कि हमेशा की तरह सीधे दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया था, क्योंकि रणवीर ने उसे पहले से फ्लैट की चाबी दे रखी थी और उसकी आदत थी बिना इजाजत अंदर आ जाने की। अंदर आते ही उसने देखा कि सोफे पर एक लड़की बैठी है, टीवी पर कार्टून चल रहे हैं और वह बड़े आराम से देख रही है। निशांत हैरान रह गया। ओ हेलो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने चौंक कर पूछा। साक्षी ने तुरंत गर्दन तान कर जवाब दिया, मैं रणवीर की बीवी हूँ। ये सुनकर निशांत कुछ पल के लिए उसे घूरता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रणवीर जैसे शख्सियत ने इतनी छोटी और मासूम सी दिखने वाली लड़की से शादी कर ली है। वो उसके सामने बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम मेरी भाभी हो? साक्षी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं भाभी नहीं, बहन। मेरा कोई भाई नहीं है, तो आज से आप मेरे भाई और मैं आपकी बहन। उसकी इस अजीब सी मासूम घोषणा पर निशांत और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर अचानक साक्षी को याद आया कि वह एक अजनबी आदमी से बात कर रही है जो बिना बताए घर में घुस आया है। उसने शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, एक मिनट, आप कौन हैं? कहीं आप चोर तो नहीं? ये सुनते ही निशांत घबरा गया और तुरंत हाथ जोड़कर बोला, अरे नहीं यार, प्लीज तमाशा मत करो, मैं पुलिस में हूँ और तुम्हारे पति का दोस्त हूँ। फिर वह उसे लेकर रणवीर के कमरे की ओर गया। हालांकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा इसे खींच लाई थी। आखिर रणवीर ने इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों की? अब वापिस कमरे में रणवीर गुस्से में था और निशांत से बोला, चल यहाँ बैठ और ठंडे दिमाग से बात कर। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। ये कहकर उसने गुस्से में सोफे पर इतनी जोर से लात मारी कि निशांत का दिल ही दहल गया। इतना जोर से मारने को नहीं बोला था, वह बस इतना ही कह पाया। अब दोनों सोफे पर बैठे थे। रणवीर नीचे जमीन को घूर रहा था और निशांत उसके चेहरे को। निशांत ने सख्ती से कहा, चल अब शुरू कर, ए से लेकर जेड तक, बीच में कुछ नहीं छुपाना, सब कुछ सच बता। रणवीर ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, आजकल किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए। फिर निशांत ने उसे घूरा तो वह तुरंत बोला, ठीक है बोलता हूँ, फंस गया हूँ मैं, वो भी बहुत बुरी तरह। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया, ये लड़की मुझे पुराने पार्क के पास मिली थी। कुछ लड़के इसे परेशान कर रहे थे। वह इतना कहकर वह रुका तो निशांत खुद को रोक नहीं पाया, तो तूने लड़कों को भगाकर इससे शादी कर ली। रणवीर ने तुरंत उसे घूरा और गुस्से में बोला, पहले पूरी बात सुन, फिर बीच में बोलना, वरना बाहर फेंक दूंगा। ये सुनते ही निशांत सीधा हो गया और हाथ उठाकर बोला, ठीक है भाई, अब नहीं बोलूंगा, तू बता आगे क्या हुआ। और इस बार वह सच में चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा उलझा हुआ है। रणवीर ने गहरी सांस लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई और बोला, साक्षी एक ईसाई लड़की है। उसके माँ बाप का देहांत तभी हो गया था जब वह बहुत छोटी थी और तब से वह अपनी ताई के साथ रह रही थी। लेकिन वो औरत इंसान कम और जालिम ज्यादा थी। जरा सी बात पर मारना, ताने देना, उसे अपमानित करना, ये सब उसके लिए रोज की बात थी। जब भी वह ज्यादा टूट जाती तो रोती हुई अपनी माँ की कब्र पर चली जाती, वहाँ बैठकर घंटों बातें करती, शिकायतें करती, जैसे उसकी माँ अब भी उसे सुन रही हो, और फिर अपना दिल हल्का करके वापस घर लौट आती। उसी रास्ते में एक पुराना सुनसान सा पार्क पड़ता था। उस दिन भी वह रोती हुई वहीं से गुजर रही थी और कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। उनकी नजरों में गंदगी थी और इरादों में हैवानियत। एक लड़का जो नशे में धुत था सीटी बजाते हुए बोला, आज की रात का इंतजाम तो हो गया, उठाओ इसे। बाकी सब हंसने लगे। ये वही लोग थे जिनका काम ही था मासूम लड़कियों को फंसाना, उनके साथ गलत करना और उनकी जिंदगी तबाह कर देना। साक्षी की हालत खराब हो गई। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक लड़का पीछे से आया और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली।
दूसरे ने उसकी हाथ जकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगे। इसी वक्त मैं वहां से गुजर रहा था। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं वर्दी में नहीं था, बस सामान्य कपड़ों में था। लेकिन जैसे ही मैंने ये सब देखा, मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे। बोले, जो भी है दूर रह, ये लड़की हमारी है। तभी साक्षी ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और मदद मांगी। बस उसी पल सब कुछ बदल गया। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुस्से में मैंने उन सबको एक एक करके ऐसा सबक सिखाया कि कुछ ही मिनटों में सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। किसी में उठने की भी ताकत नहीं बची थी। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर धीमे स्वर में बोला। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने मुझसे नजरें चुरा ली। शायद वह मुझे भी उन्हीं लोगों जैसा समझ रही थी। मैंने उसे समझाया, कहा कि मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। तब मैंने अपनी आईडी दिखाई, उसे बताया कि मैं पुलिस में हूँ। तब जाकर वह थोड़ी शांत हुई और मेरे साथ आने को तैयार हुई। लेकिन असली मुसीबत तो उसके बाद शुरू हुई। रणवीर की आवाज भारी हो गई जब हम उसके